करने के लिए एकत्र हुए हैं, उसमें दो बातें हैं। एक तो है NEP 2020 और दूसरा है सूर्य भारती की पुस्तकें। सूर्य भारती के पास शिक्षा का एक मॉडल है और NEP 2020 के आधार पर जो नेशनल स्टीयरिंग कमेटी बनी है, जो NCERT और SCERT और स्कूल शिक्षा के लिए जो फ्रेमवर्क बनाना है, उसके सामने भी यही काम है जो आप पहले कर चुके हैं। तो आपने तो हमें मॉडल दे दिया कि शिक्षा में जो क्रांति की जो आवश्यकता आज अनुभव हो रही है और जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कस्तूरी रंगन को एक भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने का जो दायित्व दिया था और उन्होंने बखूबी निभाया उसको, और मैं समझता हूँ कि उसमें 3-4 बातें बहुत क्रांतिकारी हैं और उसको समझने की आज बेशक बेहद ज़रूरत है। उसमें सबसे पहली क्रांति तो ये है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो भारत केंद्रित बनी है। पहली बार ऐसा हुआ है। हमारा देश 75 साल से, जिसको हम कहते हैं कि स्वतंत्र हुआ, शिक्षा नीति जो उस समय से नहीं बल्कि 1835 से जो लॉर्ड मैकाले ने एक मिनट ऑन एजुकेशन, 1 मिनट में एजुकेशन की पॉलिसी बना दी थी, वही पॉलिसी हमारे देश में 200 साल से चल रही थी। और उस पॉलिसी में तो बहुत सिंपल बात थी, उन्होंने कहा कि ये पॉलिसी फौरन लागू होगी, कल से लागू होगी, उन्होंने ये कहा। वो उसका सार तत्व क्या था? EEE, इंग्लिश एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट। उन्होंने कहा कि सिंपल है कि अगर हम इस देश के ऊपर राज करना चाहते हैं तो हमारी जो शिक्षा नीति है वो इंग्लिश के इर्द गिर्द घूमेगी। और इंग्लिश को उन्होंने एम्प्लॉयमेंट की भाषा बना दिया, रोजगार की भाषा बना दिया और एजुकेशन की भाषा बना दी। क्या हमारे पास उस समय हमारे भारतीय भाषाओं में क्या कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी? हम तो विश्व गुरु रहे हैं। हमारे पास तो विश्वविद्यालय उन दिनों में थे जब यूरोप में और उनमें कोई स्कूल भी नहीं खुला था। तो हमें वो शिक्षा नीति सिखाने की नई एक योजना लेके आए, हमें भ्रमित कर दिया। वो भ्रमित उनका तो उद्देश्य था, कि कैसे हम भारत की जो प्राचीन सभ्यता और संस्कृति है उसको मार्जिनलाइज करके यूरोप की जो कल्चर है उसके साथ जोड़ना, ताकि हम अपने जड़ों से कट जाएं। उन्होंने बिल्कुल सही किया और उसका नतीजा ये हुआ, वो तो मतलब उनकी तो पॉलिसी बहुत स्पष्ट रही है, क्योंकि वो कॉलोनियल दौर में कॉलोनियल उद्देश्यों से रची गई पॉलिसी थी। बदकिस्मती हमारी देखिए कि 1947 में हमारी शिक्षा नीति को बनाने की हमारी उस समय की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने इसको बदलने की, जो कॉलोनियल दौर से शिक्षा नीति प्रचलित थी उसको बदलने की आवश्यकता ही नहीं समझी। आखिर में जाके 1968 में थोड़ी बहुत हिलजुल हुई और अब कहते हैं कि ये 34 साल बाद एक क्रांतिकारी शिक्षा नीति अब आई है NEP 2020 के रूप में। और इसमें वो बातें जो हमें भ्रमित करने वाली थी उनके बारे में हमारी जो नेशनल गवर्नमेंट है, पहली बार तो एक राष्ट्रीय गवर्नमेंट आई जो राष्ट्र के बारे में सोचती है, तो उसका ध्यान इसकी तरफ जाना बहुत स्वाभाविक था। तो मैं से ये समझता हूँ कि आज हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हमारे साथ शिक्षा नीति के नाम पर क्या क्या
ज्यादतियां हुई हैं, पहले ये समझेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि NEP 2020 का महत्व क्या है। तो मैं ये समझता हूं की जो सारी गतिविधियां उसका महत्व शिक्षा नीति राष्ट्र के लेवल पर, मैं ये थोड़ा डाइग्रेस कर गया, मैं ये समझता हूं बातें बहुत जरूरी हैं। आज हमें जो एक नेशन स्टेट के रूप में हमें परिभाषित किया गया, हमारा जो देश है ये केवल एक नेशन स्टेट नहीं है कि नेशन स्टेट वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। हमारा जो देश है ये एक सिविलाइजेशन स्टेट है। हम यहाँ से बात शुरू करते हैं। हमारे देश की एक बहुत प्राचीन सभ्यता और संस्कृति है जिसको सारी कोशिशें भुलाने की होती रही हैं। हमारे जो शिक्षा मंत्री बने ना, उनका ज्यादा जोर इसी बात पे रहा है कि मुगलों के गुणगान ज्यादा किए गए, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की बात की, उनकी ज्यादतियों की कोई बात नहीं की। मुगलों के गुणगान, मुगल बादशाह ने जो किया हम सभी जानते हैं। और उनकी जो हमारी जो बेईमानी ये है, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी मैं कहता हूँ कि उन्होंने हमारा जो गौरवमयी जो सभ्यता का इतिहास है उसकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, बल्कि हमें भटका दिया। एक एजुकेशन मिनिस्टर हुए, नाम लेने की जरूरत नहीं, उन्होंने तो कहा था कि भारत का इतिहास मध्यकाल से शुरू होता है। एजुकेशन मिनिस्टर हुए, नाम लेने की मध्यकाल में एक एलियन सभ्यता हमारे देश में अब्राहमिक सभ्यता के रूप में आती है। वो कहते हैं यहीं से भारत का इतिहास शुरू होता है। जो इससे पहले 10,000 साल की जो हमारी सभ्यता और संस्कृति को मार्जिनलाइज किया, उसके बारे में कहा कि वो तो कथा कहानी है। जो हमारी सभ्यता और संस्कृति को, हमारी सभ्यता में दुनिया की सबसे प्राचीन जो नॉलेज टेक्स्ट हैं, जो ज्ञान ग्रंथ हैं वेद के रूप में, वो उनको नजर नहीं आए। हमारी सभ्यता की विशेष बात यह है कि ये ज्ञान केंद्रित है, लेकिन कोई पढ़ेगा तब पता चलेगा। जब हम वेदों की पढ़ाई की ओर तो शिक्षा में ध्यान ही नहीं दिया गया उनका। इसमें जो रोमिला थापर एंड को जो जिन्होंने हमारी शिक्षा नीति का निर्माण करना था, उनकी तो दृष्टि में ये भ्रांति पड़ी हुई थी। वो तो उन्होंने तो यही कहा कि ये जो है ना, इनकी कोई जरूरत नहीं आज के जमाने में। लेकिन देखिए, मैं 1958 में स्कूल टीचर बना। उस समय मतलब हमारी जो कोशिश ये थी कि हमें उन दिनों थोड़ा अपने आप पढ़ने का शौक था। तो मैं दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में 2 किताबों ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। एक तो उन दिनों मैं बहुत कमज़ोर था, मैं सोच रहा था कि हेल्थ के लिए कोई किताबें पढ़ें, तो मेरी वाकफी हुई योग से। बहुत कमजोर था, मैं सोच रहा था कि, और दूसरी किताब मैंने स्वामी राम तीरथ की किताब पढ़ ली, वो थी रामा इन द वुड्स ऑफ गॉड रियलाइजेशन। और दूसरी किताब मैंने, तो बाद में मुझे पता चला कि स्वामी राम तीरथ पंजाब के थे और मैथमेटिक्स के प्रोफेसर बन गए थे, लेकिन उनका संन्यास की तरफ ऐसा रुझान हुआ, उन्होंने सारी वो अपनी गवर्नमेंट सर्विस छोड़ के, पहले तो वो इतने गरीब थे कि खंबे की रोशनी में पढ़ के उन्होंने MA इन मैथमेटिक्स किया, और जब वो नौकरी लग गई तो उनका सन्यास की तरफ रुझान हो गया, तो ऋषिकेश चले गए। तो वहाँ उन्होंने 10 वॉल्यूम में रामा इन द वुड्स ऑफ गॉड रियलाइजेशन, मेरे बाई चांस है कि मेरे हाथ में वो एक किताब लगी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बाद में फिर स्वामी विवेकानंद जी की तरफ पढ़ा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाद में एक मेरी जिंदगी में एक बुरा मोड़ भी आया था कि यूथ में, यंग एज में मार्क्सिस्ट बनते हैं सभी। तो मुझे लगा कि ये तो बड़ी कमाल की बात है, इनकलाब लाने चलते हैं। तो उसमें एक खराबी ये थी, अब मुझे पता चल रहा है कि मार्क्सिस्ट एक ही शिक्षा देते थे। वो उन दिनों में कहते जनसंघ होती थी, वो कहते हैं भी जो जनसंघ है वो कम्युनल है और RSS जो है वो फासिस्ट है। अब मैं सोचता हूँ कि दोनों ही संस्थाएं हैं जो देश के लिए काम कर रही हैं, दोनों ही हैं जो जोड़ने का काम कर रही हैं। इनके बारे में हमें भ्रमित करके एक ऐसी गुड़ती दी, पंजाबी में कहते हैं ना, ऐसी गुड़ती दी, इन दोनों ही संस्थाओं के बारे में भ्रम पैदा किया
वो आज बड़ी मुश्किल से लोगों के मनों से निकल रहा है, क्योंकि 75 साल से जो भी आइडियोलॉजी काम करती रही, उसको भी पता था कि हम उसके शासन को अगर कोई कुछ चैलेंज करने वाली कोई आइडियोलॉजी है तो ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के पास ही है, क्योंकि ये देश और धर्म को समर्पित है। इनका और कोई मकसद नहीं। हमारे देश की जो प्राचीन गौरवमयी सभ्यता है उसके प्रति समर्पित होके ये सभी लोगों के लिए सोचते हैं। तो मुझे लगा कि आज हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि एनईपी 2020 जो हमारी शिक्षा नीति बनी, तो उसमें क्रांतिकारी बात तो यही है कि हमें भारत के साथ जो रिलेशनशिप है उसको सही रूप में डिफाइन किया जाए। इसकी मिसाल मैं एक देता हूँ। पिछली गवर्नमेंट में जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तो 2009-10 में सीबीएसई ने एक किताब बनाने की एक योजना बनाई, इंडियन नॉलेज ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिसेस। प्रोफेसर कपिल कपूर जी और मैं उसमें, तो हमने 2 साल तक सीबीएसई के लिए नॉलेज ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिस की जो किताब लिखने में लगाए, और हमने देखा कि हमारे देश की जो प्राचीन काल से जो चिंतन शैली है उसमें ज्ञान के अलग अलग जो अनुशासन है, डिसिप्लिन हैं, 21 हमने देखे कि मैथमेटिक्स है, मेटलर्जी है, और विज्ञान है, और विधि है, और दर्शन शास्त्र है। तो 21 यूनिट्स हमने बनाए। इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ कि जब हमने उसको अप्रूव कराने के लिए हम सीबीएसई के जो बोर्ड के सामने पेश हुए, मुझे प्रोफेसर कपिल कपूर ने कन्वीनर बना दिया। उन्होंने कहा भी देखो बात ये है कि मैंने कहा सर मैं तो आपकी अगुवाई में काम किया है। वो कहते वो तो ठीक है, लेकिन मेरे ऊपर आरएसएस का वो लगा हुआ है, तो ठप्पा लगा हुआ है, तो आप बन जाओ। मैंने कहा मैं बन जाता हूँ, लेकिन मुझे आप सपोर्ट करेंगे, मुझे पता नहीं है। तो वही बात हुई। तो मैंने कहा भाई देखिए, हमें ये कहा गया है कि ये इस नई जो किताब है इसको जस्टिफाई करो। मैं कहा सर मैं आपसे एक काउंटर क्वेश्चन पहले ही पूछ लूँ अगर आपकी इजाज़त हो। मैंने कहा भाई आप मुझे ये बताएं कि ये क्यों ना बने, अगर आपकी इजाज़त हो। आपने हमें बताया ना कि क्यों, इसकी क्या ज़रूरत है। ये बताएं, मैं आप किसी कहता हूँ कि ये भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में हम किताब क्यों ना लिखें। मैं कहा क्योंकि मैं उस समय 75 साल का, मैंने कहा मैं 75 साल का हूँ और यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा चुका हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैथमेटिक्स के क्षेत्र में, मेटलर्जी के क्षेत्र में क्या क्या हमारे जो इस देश के विद्वानों ने क्या किया है। तो अगर मुझे नहीं पता, मेरी अगली जनरेशन को कौन बताएगा कि हमारे जो पुरखों ने जो ज्ञान अर्जित किया है उसका महत्व क्या है, उसकी सारी वो, इसका नतीजा ये होगा चलो ठीक है मान लेते हैं, लेकिन इसका नाम बदल। आप मेंटेलिटी की बात करना। वो उन्होंने कहा, मैंने कहा जी आपने ये हमारी योजना मान ली, आपका बहुत धन्यवाद, नाम आप सजेस्ट कर दो। हमने इसका नाम लिखा था इंडियन नॉलेज ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिस। वो कहते हैं इसका नाम रख दो नॉलेज ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया। इंडिया को पीछे ले जाओ। तो यही असल में प्रॉब्लम यही थी, इंडिया को आगे नहीं लाना चाहते थे, इंडिया को पीछे ही रखना चाहते थे। मैंने प्रोफेसर कपूर साहब की तरफ देखा, उन्होंने कहा तो मान लो कोई बात नहीं, इतना ही काफ़ी है। तो हमने हाँ कहते, मैंने कहा वो कहते हैं ये इंग्लिश का इनको इंग्लिश ग्रामर का नहीं पता कि इंडिया को आगे ले जाओ चाहे पीछे लो, बात एक ही है। इंटरेस्टिंग बात ये मैं कहता हूँ, लेकिन ये बड़ी खतरनाक बात थी जो हमारी सभ्यता है उसके बारे में हमें पढ़ाया नहीं गया। इसीलिए हम जड़ों से कटे हुए हैं, और इसीलिए जो उन्होंने
इतनी भ्रांतिपूर्ण जो धारणाएं पेश की, सबसे बड़ी जो थी कि आर्य लोग बाहर से आए, सबसे बड़ी आक्रमणकारी के रूप में आए। मतलब ये तो अंग्रेजों की चाल थी, क्योंकि उन्होंने जस्टिफाई करना था कि आज अगर हम अंग्रेज बाहर से आके राज कर रहे हैं, इससे पहले इस्लाम आया था तो आर्य भी तो आए थे, तो सभी बाहर से आए, तो हमें क्या फर्क है। इससे पहले लेकिन ये बात इतनी भ्रांति मूलक थी, उन्होंने इसकी जो बुनियाद रखी थी आर्कोलॉजिकल एविडेंस के ऊपर रखी थी। जो 1921 में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो खुदाई शुरू हुई, वो क्योंकि अंग्रेजों ने की, उन्होंने कहा कि ये जो सभ्यता है, जो वैदिक सभ्यता इसके बाद में है, ये प्राचीनतम है, ये उनका मत था। तो उन्होंने तो कहा कि जो आर्य लोग, ये सारी बातें बाद में किंतु होती हैं। वो कहते हैं आर्य लोग ज्यादा से ज्यादा 1500 बीसी में आए, 1200 बीसी में आए। 1500 बीसी में उन्होंने आक्रमण करके यहाँ के लोगों को मार मार के तोड़ दिया। और उसके एविडेंस में मोहनजोदड़ो में एक कुछ कंकाल मिले 1516। उन्होंने कहा ये देख लो, ये अस्त व्यस्त रूप में कंकाल मिले हैं, इसका मतलब आर्य है, इन्होंने मार काट की और चले गए। बाद में जब उसका अध्ययन हुआ, वो सारे कंकाल एक लेयर पे नहीं थे, वो अलग लेयर, इसका मतलब उसमें टाइम गैप है। और वो उसका कारण फ्लडिंग ऑफ सिंध है, सिंध नदी की जो उसमें बाढ़ आई, उसकी वजह से सारा कुछ हुआ। तो कहने का मतलब बाद में फिर उन्होंने उसको विड्रा कर लिया। वो कहते चलो आक्रांता के रूप में नहीं आए, वो माइग्रेशन के रूप में आ गए, वो सेंट्रल एशिया से आए। हमें वो कहते हैं कि आप तो सेंट्रल एशिया के लोग हैं। उन्होंने कहा कि वेद, ब्राह्मण और संस्कृत तीनों बाहर से आए। देखो सेंट्रल एशिया के लोग हैं। हमारी जो सभ्यता की जो बुनियाद है, इसको उन्होंने फॉरेन कंट्री में डाली। तो मतलब हुआ क्या कि सेंट्रल एशिया उन्होंने एक मिथ लिया कि यहाँ से आए। क्यों मिथ लिया? इसका एक कारण था। उसका कारण था कि यूरोप की जो भाषाएं हैं वो संस्कृत से मिलती जुलती है। असली बात तो यह है कि संस्कृत भाषा सारी भाषाओं की जननी है, भारतीय भाषाओं की और फिर यूरोपियन भाषाओं की, इंडो यूरोपियन जो लैंग्वेजेस हैं उनको वो कॉमन है। शुरू में तो उन्होंने मान लिया कि जो संस्कृत है वो सभी भाषाओं की जननी है, लेकिन कॉलोनियल मास्टर कैसे मान लेते हैं? उन्होंने एक मिथ और क्रिएट कर दी कि नहीं, संस्कृत नहीं, एक और भाषा इससे पूर्व कोई, मतलब है कि प्री संस्कृत वो होगी। तो ये सारी भ्रांतियां प्रचलित की गई केवल हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति से दूर करने के लिए, उसके गौरव को ना पहचानने के लिए। लेकिन बाद में क्या हुआ, मैंने एक किताब भी लिखी है, इंडिक सिविलाइजेशन एंड इट्स धर्म ट्रेडिशंस। उसमें मैंने सारा ये डिस्कशन की है कि हमारे इन जो कॉलोनियल दौर के जो चिंतक थे उन्होंने क्या क्या गलतियां की और बाद में उसको कैसे सुधारा। तो सुधारने में एक लास्ट बात मैं उसमें कहना चाहता हूँ कि हमें जो उनका एविडेंस है वो हमने मान लिया कि माइग्रेशन तो हुई है, क्योंकि अगर यूरोप में लेकर लेटिन मतलब ग्रीक तक हमारी भाषा के शब्द मिलते हैं, सेंट्रल एशिया में मिलते हैं। एक क्रोएशिया है, वहाँ मैं बाई चांस हम गए तो क्रोएशिया में जो हमारे जो गाइड थी उन्होंने एक बूटी हमें दिखाई। उन्होंने कहा, मैंने कहा ये बूटी क्या? उन्होंने कहा ये है मृतोरसा। मैंने कहा ये तो संस्कृत है। वो कहते जी संस्कृत का के बहुत सारे शब्द हैं। तो मैंने कहा ये क्या है? वो कहता है मृत्यु रस, कि इससे अल्कोहल बनता है। मैंने कहा ये तो कमाल होगी कि क्रोएशिया में संस्कृत भाषा के शब्द हैं लेकिन संस्कृत में क्रोएशिया के नहीं है, ये नहीं कोई देखता था। इसका मतलब संस्कृत हमारे इस देश की जो ऐसी भाषा जो सप्त सिंधु में हमारी सभ्यता डेवलप हुई,
वहाँ से लोग ईरान में और ईरान से आगे फिर सेंट्रल एशिया तक गए और अपनी भाषा को लेते गए। 1380 का सबसे प्राचीन जो शिलालेख मिलता है मितानी सभ्यता में, वहाँ हमारे देवताओं के नाम है, इंद्र मित्र वरुण। उनकी शब्द लेकर वो कहते हैं कि जो रथों की ट्रेनिंग देते हैं उनके, वो जारी अभी अवेलेबल है। तो इस बात को हम कैसे लें? उन्होंने तो कहा देखो यहाँ से लोग गए हैं, लेकिन बाद में जो आर्कियोलॉजिस्ट उन्होंने देखा कि ये भारत से लोग गए थे और वहाँ के लोगों पे उनका जो शासन हुआ, तो उन दिनों में उन्होंने अपनी भाषा और अपनी संस्कृति का उस ज्ञान उनको दिया। तो उसी के ये सबूत मिलते हैं कि जिस शिक्षा नीति के माध्यम से हमें भारत केंद्रित बढ़ाया जा रहा है, तो वो भारत क्या है? वो हमें सभ्यता और संस्कृति का एक द्योतक है। उसको बात को समझना चाहिए, ये छोटी बात नहीं है। दूसरी क्रांति इसमें आई भाषा को लेकर। 5वीं कक्षा तक छोटी बात नहीं है, अपने घर की भाषा, मातृभाषा, स्टेट की भाषा को माध्यम बनाया, अपने घर की भाषा। लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि 8वीं तक भी इसको रखा जाए, तो उसके आगे भी रखा जा सकता है। अब वहाँ चिंतन यही हो रहा है, उसमें एक स्टीयरिंग कमेटी में हम तो चाहते हैं कि पहली कक्षा से लेकर वो 12वीं कक्षा तक अपनी भारतीय भाषाओं, क्योंकि हमारी भारतीय भाषाएं ज्ञान की भाषाएं, क्लासिकल लैंग्वेजेस है हमारी संस्कृत, जो जिसमें तो हमारे सभ्यता की वो भाषा है। वो संस्कृत जो है, इसको एक बार चैलेंज किया गया था कि संस्कृत को आप क्लासिकल लैंग्वेज कैसे बना सकते हैं। तो जस्टिस कुलदीप सिंह के पास ये मैटर गया, क्योंकि जो विरोध करने वाले कहते थे कि अरेबिक और पर्शियन को भी बनाओ, अगर संस्कृत को क्यों बनाते हो। तो जस्टिस कुलदीप सिंह का लैंडमार्क डिसीजन है। उन्होंने कहा कि मैं 6 महीने के बाद बात करूंगा। 6 महीने उन्होंने स्टडी किया संस्कृत को, बाकी भाषा। बाद में उन्होंने कहा देखो, संस्कृत इज नॉट ए लैंग्वेज ओनली। अपने कल्चर के इडियम के रूप में देखें तो इसका तो राइट बनता है कि ये इसको क्लासिकल लैंग्वेज बनाए हम। और दूसरी बात रही कि अरेबिक को क्यों बनाए, क्या वहाँ के लोग संस्कृत को क्लासिकल लैंग्वेज बनाते हैं? अगर वो नहीं बनाते तो हम क्यों बनाएं? तो मतलब कहने का है कि बहुत सी भ्रांतियां इस देश में जो कॉलोनियल दौर से जारी हैं, आज खुशकिस्मती है कि जो हमारे नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद एक चिंतन पैदा हुआ है। मैं तो ये समझता हूँ कि हमारी जो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन है ना, सबसे बढ़िया उसका है कि सा विद्या या विमुक्तये तत्कर्म यत न बंधाए, सा विद्या या विमुक्तये। विष्णु पुराण का ये सूत्र है। इससे खूबसूरत, इससे प्रभावशाली एजुकेशन पॉलिसी हो ही नहीं सकती कि शिक्षा की जो फिलॉसफी ऑफ जो एजुकेशन है वो क्या होनी चाहिए, सा विद्या या विमुक्तये, कि वो विद्या जो हमें विमुक्त करती है अपने अंदर की जो प्रवृत्तियों से, इंस्टिंक्ट से, और बाहर के बंधनों से जो हमें विमुक्त करे, वो शिक्षा है। और साथ में उन्होंने कहा कि कर्म क्या है, तत्कर्म यत न बंधाए। कर्म वही है जो हमें बंधन में नहीं डालता। हमारी सभ्यता तो हमें विमुक्त करना सिखाती है। तो इसकी जो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन है हमारी, वो NEP 2020 में पूरी तरह रिफ्लेक्ट हो रही है। जैसे कि सूर्य फाउंडेशन के हमारे साथियों ने बताया कि इस संस्था का ध्येय भी उसी तरह की जो सा विद्या या विमुक्तये वाली पॉलिसी के ऊपर आधारित है। और इसमें
वो ऐसी क्रांतिकारी बातें ली गई हैं। एक तो दूसरी क्रांतिकारी बात ये हुई एनईपी में, उन्होंने कहा कि 10+2 की बजाय 5+3+3+4 होना चाहिए। ये क्रांतिकारी क्यों है कि उन्होंने जो बच्चा 5 साल या 6 साल में स्कूल में आता था उसको कहा 3 साल के बाद यहाँ ले आओ, लेकिन वो प्री स्कूल है, उसमें प्ले स्कूल की भावना है। तो उन्होंने कहा कि बच्चे को उस समय से शुरू से ही वो संस्कार दिए जाएं, वो शिक्षा दी जाए एक खेल के माध्यम से। उसको इधर उधर भटकने की बजाय, स्कूल का डर खत्म करने की बजाय उन्होंने एक एनवायरनमेंट दिया। और इसी को लेकर जो मैं तो सारी बातें सुन रहा था, JS राजपूत जी ने भी जो सूर्य फाउंडेशन की जो पुस्तकें हैं उनके बारे में जो विशेष बातें उन्होंने कही हैं, और शर्मा जी ने जो पूरे विस्तार से उसका बयान किया। मैं भी कुछ तैयार करके लाया था, ये मेरी बातें तो सारी आपने कह दी, मैं अब क्या कहूँ क्योंकि आपने तो उसका निर्माण किया है। मैंने तो सोचा था कि वहाँ जाके कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा ना, तो मैंने सोचा ये भी कहूँगा, ये भी कहूँगा, इसमें ये है, और वो बातें आपने कह दी। तो मैं ये कर सकता हूँ कि आपने जो कुछ भी कहा है मैं उसका अनुमोदन ही नहीं करता, उसकी प्रशंसा करता हूँ। और मुझे लगता है कि यही एक हमारा फ्यूचरिस्टिक मॉडल है। हमें भविष्य में शिक्षा को किस ओर लेके जाना है ताकि हम अपने बच्चों को अपनी उस संस्कृति से जोड़ सकें, वो संस्कार हमें उनमें पैदा करने हैं। तो सारी बातों के लिए मैं समझता हूँ कि जिस तरह माननीय कस्तूरी रंगन जी की अगुवाई में हम सभी साथी अभी यत्नशील हैं कि हमें भारत को एक ऐसी शिक्षा नीति तो उन्होंने दे दी, लेकिन अब स्कूलों में जो क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क वो ऐसा बनाया जाए जो उस शिक्षा नीति के अनुरूप हो। तो उसके लिए उन्होंने हमारे तो थिंकिंग ऐसी है कि ओपन स्पेस में सभी से सुझाव मांगते हैं। मतलब है कि कस्तूरी रंगन जी और हमारे जो आदरणीय जो शिक्षा मंत्री जी हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, वो बहुत ही संजीदगी के साथ शिक्षा को पूरे टाइम फ्रेम के साथ शिक्षा नीति जो बनाई जा रही है, इसको पूरे टाइम फ्रेम के अंदर इसको कार्यान्वित करने और उसको लागू करने की कोशिश की जा रही है। हमेशा वो हमसे पूछ लेते हैं कि कितना काम हुआ। आज भी वो मीटिंग थी वहाँ जिसमें मुझे शामिल होना था। तो मुझे अच्छा लगता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट, वो हमें एक ऐसी जो करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार करने जा रही है जिसमें टेक्स्ट बुक कभी बनेगी। तो उस स्टेज में मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो उसको मैं तो यही कहूँगा अपने साथियों से कि जो सूर्य फाउंडेशन ने जो कार्य किया है, आपका भी एक थिंक टैंक है, एजुकेशन का थिंक टैंक। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप तो अपने आप ही कर रहे हैं। हमें तो गवर्नमेंट ने आदेश दिया है, निर्देश दिया है कि इसमें करिकुलम फ्रेमवर्क बनाओ। आप तो अपने आप ही स्वयं सेवक रूप में कार्य कर रहे हैं। आरएसएस की भावना से काम कर रहे हैं। आरएसएस मुझे लगता है कि ये देश को एक सही दिशा में ले जाने वाली विचारधारा है, और उसने जो और उसमें आप जुड़े हुए हैं। और मुझे लगता है कि हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है कि जिस तरह बिना किसी निष्काम भाव से आप काम कर रहे हैं ना, वो उसी तरह हम सभी को करना चाहिए। जैसे भगवत गीता में आता है कि जो ज्ञान के समान इस दुनिया में कोई भी चीज़ पवित्र नहीं, ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते। हमारी सभ्यता तो ज्ञान की सभ्यता है, और मुझे गुरबाणी का शब्द याद आ रहा है कि ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान तो एक अंजन है जो गुरु ने दिया है, और उससे अज्ञान का जो अंधेरा है वो दूर हो जाता है। वो आज हम सब मिलकर शिक्षा नीति के माध्यम से
और करिकुलम फ्रेमवर्क के माध्यम से उसी अज्ञान के अंधकार को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सी बातें मेरे मन में थी, लेकिन आपने पहले ही बहुत सी बातें कर दी हैं, तो मैं इतनी बातें कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपने पहले ही बहुत सी बातें कर दी हैं, तो मैं इतनी बातें कह के